कहानी है जून 1991 की, जब उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एक इकोनॉमिस्ट को कॉल करते हैं। ये इकोनॉमिस्ट इस वक्त प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में डिप्टी चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कहते हैं कि क्या आपको मेरे सेक्रेटरी का फ़ोन नहीं आया? इकोनॉमिस्ट ये जवाब देता है कि आपके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, लेकिन मैंने उसकी बात को जोक समझा, सीरियस नहीं समझा। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कहते हैं नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने आपको सही बताया, हम आपको इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि इंडिया का ये फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह एक सोशलिस्ट इंडिया को, नेहरूवियन सोशलिज्म के रास्ते पर चलने वाले इंडिया को कॉरपोरेट इंडिया में बदल देगा, कैपिटलिस्ट इंडिया में बदल देगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बदल कर रख देगा। और आज का इंडिया जो कॉरपोरेट इंडिया है, कैपिटलिस्ट इंडिया है, इसके पीछे इसी इकोनॉमिस्ट का हाथ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस तरीके से 1991 से 1996 तक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इंडिया का पूरा ट्रैक बदल कर रख दिया। क्या मनमोहन सिंह की इस पॉलिसी से, जो आज कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट इंडिया है, मार्केट ओरिएंटेड इंडिया है, इस पॉलिसी से क्या इंडिया को नुकसान हुआ, क्या इंडिया को फ़ायदा हुआ? मनमोहन सिंह को क्यों जो इंडिया के फाउंडिंग फादर्स का रास्ता था सोशलिज्म का, उससे क्यों मुकम्मल तौर पर 180 की राह लेनी पड़ी, डाइवेट करना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, और इस सब से इंडिया को मिला क्या? आज ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल के एक छोटे से गांव गाह में जन्म लेने वाले, 1932 में जन्म लेने वाले मनमोहन सिंह ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, लेकिन इसके बावजूद अपनी काबिलियत के दम पर वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े, जो दुनिया के बड़े माने हुए अदारे हैं, यहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की और फिर वापस आकर इंडिया आकर अहम पोजीशंस पर फाइज रहे, माहिर मईशत के तौर पर अपने आप को मनवाया। लेकिन मनमोहन सिंह का किसी भी किस्म का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। यही वजह है कि इनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा गया, कि जिनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अब इस सब के पीछे बैकग्राउंड क्या था? मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का मकसद क्या था? मनमोहन सिंह एज अ इकोनॉमिस्ट शदीद क्रिटिसाइज करते थे नेहरूवियन सोशलिज्म को, नेहरू इकोनॉमी को, सोशलिस्ट जो रास्ता इंडिया ने अपनाया था नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद की हुकूमतों के तहत, इस पर मनमोहन सिंह कंडेम करते थे। तो नरसिम्हा राव ने जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस वक्त इंडिया की सूरत हाल क्या थी? इंडिया की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। जैसे इंडिया में जो एक तरह का जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, बिल्कुल वो सिर्फ 2 वीक्स के रह गए थे, 2 हफ्तों के फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास रह गए थे। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी बढ़ रही थी, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो चुका था। गल्फ वार, इराक में वार के बायस जो तेल की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो रही थी। जो क्रेडिट था, क्रेडिट रेटिंग होती है, यानी दुनिया के मुल्क जो उधार देने के लिए कुछ रेटिंग तय करते हैं, उसमें इंडिया मुकम्मल तौर पर गिर चुका था। यानी सादा अल्फाज में बात करें तो इंडिया की मैशत, इंडिया का खजाना बिल्कुल खाली होने जा रहा था। यहाँ पर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरसिम्हा राव से पहले, जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट के, जनता गवर्नमेंट के, कांग्रेस की बैक से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो IMF से रब्ता करते हैं। IMF इंडिया को ये शर्त कहलाता है कि ठीक है, हमें 67,000 किलोग्राम का सोना आप कोलेट्रल के तौर पर रख दें, ज़मानत के तौर पर रख दें, यानी 67 टन सोना गोल्ड हमारे पास मुख्तलिफ बैंकों में रखवा दें, आपको हम फिर लोन दे देते हैं। आप इंडिया ये 67 टन का सोना इकट्ठा करता है, इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखता है। इसके बदले इंडिया को IMF 405 मिलियन डॉलर की इमदाद देता है। 1991 में इलेक्शंस होते हैं और नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, एक इत्तेहादी हुकूमत के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया की ये इकोनॉमिक सूरत हाल होती है।
ایسے میں منموہن سنگھ کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے. آپ منموہن سنگھ ریورس کرتے ہیں نہروین سوشلزم کو, یعنی جو مکسڈ اکانومی ماڈل تھا کہ جس میں اسٹیٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کسی حد تک اجازت دی جائے گی. اس نہروین سوشلزم میں پلاننگ کمیشن کا بہت اہم کردار تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بتائے گی کہ جو ہیوی انڈسٹری ہے وہ کتنی لگنی ہے, کیسے لگنی ہے. پبلک سیکٹر ڈومیننس تھی اس میں نہروین سوشلزم میں. لینڈ ریفارمز پر بہت زیادہ زور تھا, سیلف ریلائنس پر بہت زیادہ زور تھا کہ انڈیا جو ہے وہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان پر انحصار کم کرے. سوشل جسٹس پر زور دیا جاتا تھا کہ ڈسٹریبیوشن ویلتھ کی ہونی چاہیے, عام بندے تک بھی معیشت کے اثرات پہنچنے چاہیے. نان الائن موومنٹ, یعنی انڈیا کسی بڑی طاقت کا حصہ نہ بنے. کیپٹلزم کے خلاف ایک طرح کا کریٹیک تھا اس نہروین سوشلزم میں. فوکس تھا ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن میں, سائنس میں, سائنٹیفک ٹیمپر میں کہ لوگ توہم سے, چھوت چھات سے, ان چیزوں سے نکل کر سائنٹیفک ٹیمپر کی طرف آئیں. یہ کچھ بنیادی ایسے پوائنٹس تھے نہروین سوشلزم کے. آپ اس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ بالکل ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکنامک ریفارمز جسے کہا جاتا ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں. جو اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی ہے اس کو مارکیٹ اکانومی کی طرف شفٹ کرتے ہیں. ڈی لائسنسنگ کی جاتی ہے, یعنی اب فیکٹریاں بنانے کے لیے, کارخانے بنانے کے لیے, سرمایہ لگانے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی جو نہروین سوشلزم میں پڑتی تھی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. چھوٹ دی جاتی ہے, امپورٹس پر ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے. ٹریڈ لبرلائزیشن اختیار کی جاتی ہے. بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. لائسنس راج ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں. اب اس کا ایک طرف تو فوری اثر یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر ارب پتی لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے. انڈیا کے اندر کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا, لوگوں نے سرمایہ لگانا شروع کر دیا. لیکن اس سے کئی مسائل میں بھی اضافہ ہوا, جیسے جو انکم انکوالٹی ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی. امیر بہت زیادہ امیر ہو گیا, غریب بہت زیادہ غریب ہو گیا. کئی شہر بہت زیادہ امیر ہو گئے اور دیہات بہت زیادہ غریب رہ گئے. بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ ڈاؤن سائزنگ کی گئی. پرائیویٹ سیکٹر نے آ کر بڑے پیمانے پر ڈاؤن سائزنگ کی, لوگوں کا جاب لاس ہوا. ایگریکلچر سیکٹر برے طریقے سے نگلیکٹ ہوا کیونکہ سارا فوکس تھا انڈسٹری پر, آئی ٹی پر, ایسے شعبوں پر. اس کے بعد پھر جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کا عمل دخل انڈیا میں بہت بڑھ گیا. ملٹی نیشنلز کی وجہ سے کئی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مینیفیسٹو, اپنے پروگرام میں ملٹی نیشنل کو اپیز کرنے کے لیے نکات دینے پڑے. ریجنل ڈسپیرٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. یعنی اگر مہاراشٹرا میں انڈسٹری لگی, مہاراشٹرا بہت زیادہ امیر ہو گیا, تامل ناڈو بہت زیادہ امیر ہو گیا, لیکن اس کے مقابلے میں جو یو پی تھا, بہار تھا, جھارکھنڈ اور اڑیسہ تھا یہ بہت زیادہ پچھڑ گئے, بہت زیادہ غریب رہ گئے. اس سب کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ڈپینڈنس بھی بڑھی امریکہ اور باقی امپیریلسٹ طاقتوں پر. آپ یہ جو سب ہو رہا تھا, یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے بس پیسہ کماؤ, سرمایہ لگاؤ, سرمایہ داری ہونی چاہیے, کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. اس کے کچھ اثرات تو یہ آ رہے تھے انکوالٹی کی صورت میں, اور جو ریجنل ڈسپیرٹی ہو رہی تھی, غریب غریب تر ہو رہا تھا, امیر امیر تر ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے کئی سکیمز بھی جنم لینا شروع ہو گئے. جیسے سب سے بڑا سکیم جو معیشت کو جب کیپٹلزم کی طرف لگایا گیا, مارکیٹ کی طرف لگایا گیا, تو ہرشد مہتا کا سکیم آیا 1992 میں. اس نے پبلک منی سے جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج میں گھپلے کیے, یہ 4000 کروڑ کا, 4000 جو انڈین روپی ہے اس کا سکیم سامنے آیا. اور اس کے بعد خود جب منموہن سنگھ ایکسیڈنٹلی انڈیا کے پرائم منسٹر بنتے ہیں 2004 سے 14 تک, جب 2004 میں کانگریس جیتتی ہے اور سونیا گاندھی انکار کرتی ہیں پرائم منسٹر بننے سے, وہ منموہن سنگھ کو آگے کرتی ہیں, منموہن سنگھ پرائم منسٹر بنتے ہیں. منموہن سنگھ کے اپنے دور میں انڈیا کے اندر کرپشن کے ریکارڈ اگلے پچھلے تمام ٹوٹ کر رہ گئے. چند 3-4 بڑے جو سکیمز جن کو پوری دنیا میں شہرت ملی, جیسے 2G اسپیکٹرم سکیم تھا, یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک سکیم تھا اور اس میں کوئی لگ بھگ 1.76 کروڑ بھارتی روپے کا, بھارتی جو انڈین کرنسی ہے اس کا گھوٹالا ہوا, اس کی کرپشن ہوئی.
कोल एलोकेशन स्कैम आया सामने 2012 में, जिसमें जो कोयले की कानें हैं ये कैपिटलिस्ट को कमीशन और किकबैक्स देकर दी गई। इसमें भी 1.86 लाख करोड़ का ये स्कैम था। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010 में सामने आया, जब कॉमनवेल्थ के लिए मखसूस रकम कई मिनिस्टर्स खा गए, ब्यूरोक्रेट्स खा गए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम आया, जिसमें बेवाओं के लिए और जो फौज में लोग काम कर रहे थे, फौज में लोग काम करते करते उनकी ज़िंदगी गई, उनके लिए जो उनकी फैमिलीज़ के लिए जो एलोकेट किए जानी थी हाउसिंग स्कीम, ये फ्लैट्स अपार्टमेंट्स, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खाया गया। ऑगस्टा वेस्ट लैंड चॉपर स्कैम सामने आया, इसमें 3,600 करोड़ का ये स्कैम था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, यानी क्रिकेट के अंदर 2013 में बहुत बड़ा ये स्कैम सामने आया। इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये बड़े पैमाने पर बुकीज और इसमें जुआ, बैटिंग, ये सब कुछ ये स्कैम भी सामने आया। यानी इंडिया की पूरी जो एक तरह की सोशल फैब्रिक है उसको लगा दिया गया कि सिर्फ पैसे कमाओ, सरमाया कमाओ। सरमाया कमाना ही जो है वो अब बेहतर है। ये नहीं देखा जाएगा कि सरमाया आ कहाँ से रहा है। उसका नतीजा है कि आज इंडिया जहाँ खड़ा है, आज जब कांग्रेस पार्टी ये बात करती है कि मोदी अडानी को अकोमोडेट कर रहा है, अडानी को एयरपोर्ट्स दे रहा है, ठेके दे रहा है, कोस्टल एरियाज दे रहा है, बिजली के माहदे दे रहा है, गैस के माहदे दे रहा है, या अंबानी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाती है, तो ये असल में खुद कांग्रेस पार्टी के दौर में ये बीज बोए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बीज बोए थे कि मईशत को किसी किस्म के कंट्रोल के बगैर चलाया जाए। उस सब का नतीजा आज ये सामने आ रहा है, जिसको कॉरपोरेट इंडिया कहा जाता है, जिसको शाइनिंग इंडिया कहा जाता है, जिसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ चुकी है, इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, अमीर अमीर तर हो रहा है पब्लिक रिसोर्सेज के दम पर, यानी करप्शन के दम पर। आम बंदे के जो पैसे हैं उसके वहाँ पर अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज बुनियादी जो गंदम, चावल, आटा, दालें, इसकी सहूलत लेनी पड़ रही है। यानी 80 करोड़ बंदा इस काबिल नहीं है कि वो बुनियादी सहूलियात से फ़ायदा उठा पाए, बुनियादी जो खुराक होती है वो भी ले पाए। तो ये मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके नतीजे के तौर पर ये सारी सूरत हाल ने जन्म लिया। मनमोहन सिंह का चूँकि अभी उनका इंतकाल हुआ है, अभी वो फौत हुए हैं, तो उस हवाले से, मनमोहन सिंह के हवाले से जो दुनिया भर में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, बात की जा रही है, तो ये भी हमें पहलू अपने सामने रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह की इन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ जो आज भी झेल रहा है। राहुल गांधी खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म ने किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुँचाया है। तो मनमोहन सिंह के हवाले से किया गया ये वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।